आइए यह समझते हैं कि आज हमारे पढ़ाने की प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग को मैंने हेडवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड, ये तो सर पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा चुके हैं लेकिन जरूरत पड़ेगी। दूसरा द आइडिया ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा द प्रॉब्लम विथ द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और चौथा हाउ टू ओवरकम this problem. We will overcome this problem with the development of the knowledge of calculus. ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उसके द्वारा जो चला गया डिस्टेंस है 50 मीटर है और उसके द्वारा लिया गया टाइम इंटरवल जो है 5 सेकेंड है, तो बताइए एवरेज स्पीड या वेलोसिटी मान लीजिए। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल टेकन, तो दैट इज इक्वल टू 50 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सरल सी बात है। देखिए वस्तु ए से बी तक गई है, तो क्या एक समान रफ्तार से ये गई होगी? व्यवहारिक अनुभव बताता है कि ऐसा होता नहीं है। एक समान रफ्तार से वस्तु नहीं चल सकती है। क्यों? रास्ते में बहुत सी चीजें आती हैं, उबड़ खाबड़, यानी उसका वेग हर क्षण पर क्या है, बदल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा गया कि डेल्टा टी मतलब समय अंतराल 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 50 मीटर। तो औसत स्पीड निकाला गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम औसत या एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम इस बारे में कतई चिंता नहीं करते कि ये यात्रा रुक रुक करके हुई है, कि एक समान रफ्तार से हुई है, कि पहले तेज हुई है फिर बाद में घट गई है। इससे कोई मतलब मुझे नहीं है। एवरेज निकालने के लिए केवल हमें क्या चाहिए, टोटल बाई टोटल, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल, अगर एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर कोई बस, तो हम लोग समझ गए कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कैसे करेंगे। वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल कर देंगे, और स्पीड होगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल कर देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा हमसे यह पूछ दे कि आप मुझे यह बताइए कि यात्रा जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर स्टार्ट हुई है तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, मान लीजिए वो पॉइंट C पर है, उस समय वस्तु की वेलोसिटी क्या है? तो बच्चे का प्रश्न तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर वस्तु मूव कर रही तो हर क्षण पर उसके पास वेलोसिटी है। लेकिन हमें बहुत ही धर्म संकट में बच्चे ने डाल दिया। क्यों धर्म संकट में क्यों डाल दिया? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटरवल बाय इंटरवल होता है, यहाँ टाइम इंटरवल है और डिस्प्लेसमेंट इंटरवल। तो किसी क्षण पर वस्तु का स्थिति तो बताया जा सकता है, व्हाट इज द पोजीशन x, लेकिन किसी क्षण पर t इक्वल 2 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ ये नहीं बताया जा सकता है। तो विस्थापन, बच्चे का प्रश्न अपनी जगह जायज है कि 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड में नहीं बच्चा कह रहा है, 2 सेकेंड पर वस्तु की वेलोसिटी कितनी है, इसका उत्तर भी होगा। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल करना पड़ेगा। तो किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। आप पोजीशन बताइए, हम बता देंगे कि इस क्षण पर यह यहां है, लेकिन किसी दिए हुए समय पर विस्थापन तो होगा नहीं। किसी दिए हुए क्षण पर हमको वस्तु वहां दिखाई देगी, विस्थापन नहीं दिखाई देगा। अगर कहा जाता कि t समय से लेकर के t प्लस डेल्टा t समय के बीच, तब टाइम इंटरवल दिया जा रहा है और मान लीजिए पोजीशन x था, फिर बढ़ करके x प्लस डेल्टा d के बराबर हो गया,
तो देखिए डेल्टा टी समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा टी के बराबर विस्थापन हुआ। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे डेल्टा टी बाई डेल्टा टी से वेलोसिटी निकाल लेंगे, लेकिन यह औसत वेग मिलेगा। बच्चे ने कहा है कि हमें किसी क्षण विशेष पर वेलोसिटी बताइए, तो किसी क्षण विशेष पर जो वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर उसी क्षण पर अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि किसी दिए हुए क्षण पर पोजीशन तो बताया जा सकता है, विस्थापन नहीं बताया जा सकता। किसी दिए हुए समय पर समय तो बताया जा सकता है, समय अंतराल नहीं बताया जा सकता। लेकिन वेलोसिटी या स्पीड की ऐसी परिभाषा है कि हमें चली गई दूरी या विस्थापन चाहिए और समय अंतराल चाहिए। तो इसीलिए प्रॉब्लम है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर समय तो है लेकिन समय अंतराल नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन तो है लेकिन विस्थापन नहीं है। तब इस समस्या का समाधान क्या किया जाए? इस समस्या का समाधान है हमारे पास, और उस समस्या का समाधान जो है, इस समस्या का समाधान न्यूटन ने निकाला था एक नई तरीके की मैथमेटिक्स को डेवलप करके, और उस मैथमेटिक्स का नाम है कैलकुलस। ठीक है, तो हम लोग अब कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। कैलकुलस क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ कैलकुलस? एक लाइन में लिखना हो तो इट इज द मैथमेटिक्स, it is the mathematics it's developed to measure change। ठीक है, आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या लिखा गया है। तो कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स है किसको मापने का, चेंज परिवर्तन को नापने का एक गणित है, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इस कैलकुलस में कई टुकड़े होंगे। पहले हम लोग समझेंगे लिमिट। व्हाट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए लेकिन बहुत जोर देकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फिर उसके बाद आएंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पर आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। बहुत तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। फिर इसकी उल्टी प्रक्रिया का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। फिर यहां पर इंटीग्रेशन के दो टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा टाइप है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक महत्वपूर्ण बात हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज
डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको ढेर सारे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, फॉर्मूलाई और इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन पर भी आपको ढेर सारे फॉर्मूलाई दिए जाएंगे, आप उनको रट लेंगे। गणित वाले बच्चे तो आसानी से चीजों को फिर से पढ़ेंगे गणित में, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे इस चीज को पुनः नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप चाहे नीट हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और बिना इस टॉपिक की जानकारी के ये भूल जाइए कि आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे, है ना। फिजिक्स ही अटकाएगा, आप केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स में बड़े आराम से निकल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में अटक जाएंगे। अटकेंगे क्यों? क्योंकि टूल्स आपके पास नहीं, और टूल सबसे जबरदस्त टूल जो है वो है कैलकुलस। और कैलकुलस में भी कितने टुकड़े हैं? एक लिमिट पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा, तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का मतलब समझना पड़ेगा, चौथा इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन का मतलब समझना पड़ेगा, इसका ए पार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब समझना पड़ेगा, और बी पार्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब समझना पड़ेगा। और इसमें जो डेफिनिट इंटीग्रेशन की एक जबरदस्त चीज है जिसका हम लोग खूब उपयोग करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन इज ए लिमिट ऑफ सम, इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इतनी चीज अगर आप जानते हैं तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? लिमिट से। मैंने बड़ी मेहनत करके एक वीडियो बनाया है, इसके साथ अटैच कर रहा हूं, देखिए और लिमिट का अर्थ समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कोई हेजिटेशन नहीं, आप फोन करिए और डिस्कस करिए मुझसे। ठीक है, डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड माय फोन नंबर यू नो वेरी वेल इज हाउ मच 8887682984। आइए एक प्रॉब्लम देते हैं, उससे समझ में आएगा कि लिमिट की क्या आवश्यकता है। अब जैसे आपसे ये कहा जाए कि 5/2 निकालिए, तो आप कह सकते हैं सर इसमें कौन बड़ी बात है, ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति को दिया जाए ये तो 2.5 आ जाएगा। आपसे अगर कहा जाए कि 10/5 निकालिए, तो आप कहेंगे इसमें भी कोई समस्या नहीं है, दिस इज इक्वल टू, दुनिया में किसी को भी दिया जाए इसका आंसर 2 ही आना है। अब तीसरी प्रॉब्लम में आपको दूं, अगर 3/0 अगर कहूं तो डिवीजन बाय 0 इज हाउ मच। तो यह बहुत ही अजीब सा रेस्पॉन्स देगा। चलिए 3 में 0 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 0 तो 5 टाइम्स गया, 5 0 जा 0, 3 हुआ, यहाँ पर 0 ले लिया, है ना। 9 टाइम्स किया, 9 0 जा 0, ये सॉरी ये 3 में 0 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स गया, 5 0 जा 0, 3, फिर उसके बाद मान लीजिए कि 8 टाइम्स गया, 5 8 0 जा 0, है ना। तो इस तरह चलते चला जाएगा। दूसरे बच्चे को अगर दिया जाए इस प्रॉब्लम को करने के लिए तो वो कैसे करेगा? 3 में उसको डिवीजन करना है कितने से? 0 से, तो वो 8 टाइम्स लेगा, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 3, फिर 9 टाइम्स लेगा, 9 0 जा 0, 3, इस तरह से वो डिवीजन करता चला जा रहा है और आंसर अनंत तक मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि बच्चा नंबर 1 और बच्चा नंबर 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं आंसर वो अलग अलग फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 8 है, यहाँ पर 8 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ आ रहा है।
ये क्या अजीब सी बात है। अजीब सी बात ये है कि यहाँ 10/5 है तो ये 2 है। दुनिया में किसी को भी दीजिए उसका उत्तर यही होगा। 5/2 का उत्तर यही होगा, लेकिन 3/0 का उत्तर जो होगा वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होगा और वो भी इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होगा और वो भी इनकम्प्लीट होगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कि सच थिंग्स आर अनडिफाइंड। मतलब डिवीजन बाय 3 इज अनडिफाइंड। अब 5/2 को ले लीजिए, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। क्योंकि दुनिया में किसी को भी यह दीजिए उसका आंसर जो है 2.5 ही आना है। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, आप कह सकते हैं 3/0 को नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिद पर आ जाए कि नहीं हमें 3/0 निकालना ही है, तब क्या करेंगे? तो जहां पर चीजें अनडिफाइंड हो जा रही है उसको तो निकाला ही नहीं जा सकता। तो यहीं से एक नई मैथमेटिक्स का जन्म होता है, उसका नाम है लिमिट। और जब लिमिट आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आएगा कंटिन्यूटी। और जब आप कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हम लोग भविष्य में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स पर जो है हम लोग कार्य करते हैं। तो लिमिट क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 बाई x-2। तो आप x की वैल्यू देते चले जाइए, आपको fx की वैल्यू मिलती चली जाएगी। चलिए x की वैल्यू जो है हमने 1 दिया, तो fx की वैल्यू देखिए 1 स्क्वायर -4, तो 1 -3 हो जाएगा और ये -1 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1.5 दे दें, x की वैल्यू अगर 1.5 दे दें तो यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर -4 बाई 1.5 -2 हो जाएगा। तो f 1.5 कितना होगा? आप देखेंगे कि ये 3.5 हो जाएगा। f 1.8 अगर ले लिया जाए तो ये 3.8 हो जाएगा। हम देखेंगे ये अगर f इक्वल 1.9 ले लिया जाए तो यहाँ पर 3.9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू अगर 2.5 ले लिया जाए तो ये 4.5 आ जाएगा। 2.1 ले लिया जाए तो ये 4.1 हो जाएगा। 2.01 ले लिया जाए तो यह 4.01 हो जाएगा। ठीक है, 2.001 ले लिया जाए तो ये 4.001 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1.999 ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3.999 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये देखिए बढ़ते बढ़ते किधर जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है। ये घटते घटते किधर जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है। मैं 2 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 2 पर खतरा है
है ना। क्या खतरा है, अगर x इज इक्वल टू अगर 2 अगर आप ले लेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये खतरनाक स्थिति होने जा रही है, 0/0 डिवीजन बाई 0 इज अनडिफाइंड टाइप की चीज है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब x 2 नहीं हो रहा है ना, x इक्वल 2 पर ये क्या है, अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। लेकिन अगर x इक्वल x भाग रहा है किधर की तरफ, x भाग रहा है 2 की तरफ, कम वैल्यू से ज्यादा होते हुए या ज्यादा वैल्यू से कम होते हुए, एग्जैक्टली 2 कभी नहीं हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि fx किधर की तरफ भाग रहा है, हाँ जी, ये 4 की तरफ भाग रहा है ना, 4 की तरफ भाग रहा है। तो इसी को मैथमेटिक्स में लिखा जाता है कैसे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है ना, leads to x square minus 4 by x minus 2 towards what, 4 है ना। इस फंक्शन का लिमिट जब x 2 की तरफ जाता है कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। मतलब जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा, x की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जाएगी, 4 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, है ना। fx यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये वेल डिफाइंड है, लेकिन x इक्वल 2 रख देने पर क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इस x इक्वल 2 पर अगर हमें वैल्यू प्राप्त करना है तो सीधे x इक्वल 2 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, x को 2 की तरफ दौड़ाना चालू करेंगे, लोअर वैल्यू से हायर की तरफ और हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ। ये 2 की तरफ बढ़ रहा है, देखिए 2.5, 2.1, 2.01, 2.001 है ना। तो ये जब 2 की तरफ जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि पूरा फंक्शन किधर की तरफ भाग रहा है, 4 की तरफ भाग रहा है। तो इसको मैथमेटिशियंस ने लिखने का एक ढंग बनाया, कैसे लिखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टुवर्ड्स 2 इज इक्वल टू 4। तो मैथमेटिकली ये है कॉन्सेप्ट लिमिट का। आइए लिमिट का आइडिया इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सर्किल है, इसके भीतर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के साइड्स कितने हैं, 4। रेडियस हमने जानबूझ करके इसका 7 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया है। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ द पॉलीगॉन अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 98 मीटर स्क्वायर आएगा। और एरिया ऑफ द सेगमेंट्स, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो 4 सेगमेंट्स बन रहा है, चारों सेगमेंट का एरिया अगर आप निकालेंगे तो वह 55.783 लगभग 56 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो पॉलीगॉन का एरिया और जो शेडेड पोर्शन का एरिया है उन दोनों को सम कर दें तो 154 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो पॉलीगॉन का एरिया और शेडेड पोर्शन का एरिया अगर ऐड करेंगे तो आपको पूरे सर्किल का एरिया पता चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर के बजाय हेक्सागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन मैंने ले लिया, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ सर्किल का एरिया कितना रहेगा, 154 मीटर स्क्वायर। सर्किल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन हेक्सागॉन का जो एरिया हो जाएगा 127.177 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स यहाँ पर बनेंगे, 6 सेगमेंट का एरिया का सम कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 26.6322 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसी तरह फर्दर चले यानी इक्वल टू 12 ले लिया जाए, मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन हमने ले लिया है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर उसमें 12 हैं तो पॉलीगॉन का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, वो 147 मीटर स्क्वायर है।
और जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन का एरिया है जो छूट रहा है वो 6.9384 मीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर अगर n इक्वल 24 कर दिया जाए, हालांकि पॉलीगॉन अब क्या है, सर्कल से मिक्सअप होने लगा है, ठीक है, तो पॉलीगॉन का एरिया 152.1855 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जो शेडेड पोर्शन है, मतलब पॉलीगॉन के बाहर और सर्कल के भीतर का एरिया है 1.752 मीटर स्क्वायर के बराबर है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ ट्रेंड देखिए क्या है, जब नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन का क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ द जो सेगमेंट्स है, जो शेडेड पोर्शन का एरिया, वो क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। एक बढ़ता चला जा रहा है, दूसरा घटता चला जा रहा है, लेकिन दोनों का सम सदैव कितना है, 154 मीटर स्क्वायर के बराबर बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पर देखिए 4 साइड हैं, तो हमें अंतर समझ में आ रहा है कि यह हमारा स्क्वायर है और ये सर्किल है। यहाँ पर 6 साइड हुआ तो भी अंतर समझ में आ रहा है कि ये हेक्सागॉन है और ये सर्किल है। यहाँ 12 साइड्स हुआ तो कुछ धुंधलापन आने लगा। जो हमारा जो है पॉलीगॉन है और सर्किल में अंतर धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। 24 पर तो लगभग 9 के बराबर ही हो गया है, अंतर करना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि n इक्वल इनफाइनाइट ले लें, n इक्वल इनफाइनाइट ले लें, तो अगर इस ट्रेंड को अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अंत में जा करके क्या होगा, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो सेगमेंट शेडेड सेगमेंट है उसका एरिया घटते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का सम अभी भी कितना रहेगा, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पॉलीगॉन बढ़ते बढ़ते क्या रूप ले लेगा, सर्किल का रूप ले लेगा, बशर्ते नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाए, n हो जाए। तो इसको लिमिट की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, लिमिट area of the polygon as the number of sides of the polygon tends towards infinity is equal to area of the circle। जैसे जैसे नंबर जो इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स जब बढ़ाते चले जाते हैं, ज़्यादा 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 करते चले जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पॉलीगॉन क्या शेप लेने लग रहा है, वो सर्किल का शेप लेने लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी अगर ले लें तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन का जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा, ठीक है। वास्तव में n कभी इन्फिनिटी होगा नहीं, क्योंकि अगर इन्फिनिटी को अगर प्राप्त कर लिया आपने तो वो तो फाइनाइट हो गया, वो इनफाइनाइट कहाँ रहा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कह सकते हैं, जो प्रोजेक्शन हमारा है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन किधर की तरफ जा रहा है, एरिया ऑफ द सर्किल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिमिट वाली बात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने और सिस्टमेटाइज करने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ साइड्स 4, 6, 12, 24 और इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो उसी डेटा को थोड़ा सजा करके मैंने लिख दिया है। यहाँ एरिया ऑफ द सर्किल तो हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहेगा। एरिया ऑफ द पॉलीगॉन देखिए क्या हो रहा है, ये 127 है, ये बढ़ते 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 किधर जा रहा है, 154 की तरफ। और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन घटते 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 किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट, इसको लिखने का तरीका है, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा यदि नंबर ऑफ साइड्स किधर चली जाएं, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएं, है ना। तो इसी को आखिरी सीमा जो लिमिट है, आखिरी सीमा एरिया ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, इफ नंबर ऑफ साइड्स टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वो आखिरी सीमा है एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, फंक्शनल। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 8/x-2, ठीक है। आप x की वैल्यू दीजिए, हम आपको जो है बड़े आराम से इसमें x की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो f(x) आपको मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.8 अगर रखिए तो ये दिखाया जा सकता है कि f(x) इज इक्वल टू 10.84 है।
x इज इक्वल 1.9 रखिए तो एफ एक्स इज इक्वल 11.41 है। x इज इक्वल 1.95 लीजिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू 11.703 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.97 लीजिए तो 11.821 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, देखिए ये 2 की तरफ ले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 पर खतरा है। क्या खतरा है, x इक्वल 2 रखिए ना, 2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/0 अनडिफाइंड है, यानी x इक्वल टू नॉट अलाउड, आप ले नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी ने जिद करी कि नहीं हमको इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 2 पर ही बताइए, तब क्या करेंगे, तब आप यह ट्रेंड लेंगे, इस ट्रेंड को देखेंगे कि x को 2 तो नहीं लेंगे लेकिन 2 के बेहद समीप लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, है ना। देखिए बढ़ते 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 किधर जा रहा है, ये 2 की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 किधर जा रहा है, 12 की तरफ जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि x वैल्यू यहाँ पर 2 से ज़्यादा लें, ये सारी वैल्यू जो है 2 से क्या है, कम है। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा लें तो अगर ये 2.5 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू इतना आएगा 15.25, 2.1 लेंगे तो 12.61, 2.05 लेंगे तो 12.303 होगा, 2.01 लेंगे तो 12.06 होगा, 2.001 लेंगे तो 12.006 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए घटते 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 2 की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू घटते 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 किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ते 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 2 की तरफ जा रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू बढ़ते 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 किधर जा रही है, 12 की तरफ जा रही है। तो इसको लिमिट की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, आप ही बताइए। लिमिट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा लिमिट x क्यूब -8/x-2 एज x टेंड्स टूवर्ड्स 0 इज इक्वल टू 12। ठीक है, लिमिट की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसको लिमिट के रूप में ऐसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x क्यूब -8/x-2 इज इक्वल टू 12 एट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब x 2 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 12 की तरफ जाएगी, इसकी वैल्यू 12 हो नहीं जाएगी, ये जब 2 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू 12 की तरफ चली जाएगी, है ना। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी लेकर के समझा दिया था कि कैसे ये संभव है। अब यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल एक सीक्वेंस है, जैसे इसमें नंबर 1 है, ये 2/3 है, 3/5 है, ये 4/7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे बढ़ाते चला जाएगा। तो हमें हम आखिरी अनंत जो मेंबर होगा, आखिरी मेंबर जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। इसको हमें प्रमाणित करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ जनरल nth टर्म क्या होगा, n+1th टर्म क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 n+1, n इज इक्वल टू 0 रखिए, तो 0 रखने पर ये 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n बराबर 1 रखिए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 × 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसी तरह n बराबर 2 रखने पर ये 3/5 हो जाएगा, n बराबर, बढ़ाते चले जाइए तो इसके मेंबर्स मिलते चले जाएंगे, है ना। तो ये जो है जनरल टर्म हो गया, n+1th टर्म हो गया। तो अब क्या है कि जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि +1 लिखना बेमानी है, 1 1 काट दीजिए, ये कट जाएगा, n कट जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो n जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, आप ऊपर नीचे अगर इससे ज़्यादा बेटर ये तरीका है कि आप इसको ऊपर नीचे 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे, तो ये 1 + 1/n हो जाएगा, यहाँ 2 + 1/n होगा। तो जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो 1/n 0 की तरफ भागेगा। तो एक्चुअली जब लिमिट ले ही लेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ केवल 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अनंत वाला जो इसका मेंबर होगा वो 1/2 के बराबर होगा। तो यह एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया समझाने के लिए कि लिमिट का क्या अर्थ है। तो हम लोगों को क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला
कि जब कोई दिया हुआ फंक्शन x की किसी भी वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाता है तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए एक नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं और उस टेक्निक का नाम है लिमिट। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर उदाहरण में हमने लिया था कि x इक्वल 2 पर प्रॉब्लम हो रही है तो x इक्वल 2 नहीं ले रहे हैं, लेकिन x इक्वल 1.999999 तक तो ले ही सकते हैं, 2 के बेहद करीब। उसी तरह से x इक्वल टू 2.00000001 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 के बेहद समीप ले रहे हैं, तब इस फंक्शन के व्यवहार को देख रहे हैं कि किधर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो 12 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टुवर्ड्स 2 इज इक्वल टू 12।